सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 से हिंदी का पाठ 2 दादी माँ, जो कि एक कहानी है जिसके लेखक कहानीकार शिव प्रसाद सिंह जी हैं, जिनका जन्म सन 1928 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में जलालपुर नामक ग्राम में हुआ था। 1953 ईस्वी में ये काशी विश्वविद्यालय में प्रवक्ता नियुक्त हुए और 1988 ईस्वी में इन्होंने प्रवक्ता पद से अवकाश ग्रहण किया। इनका स्वर्गवास सन 1998 में हुआ। बच्चों, जैसा कि पाठ से ही शीर्षक से पता चल रहा है कि यह कहानी किसके बारे में है? दादी माँ के बारे में है। किसकी दादी माँ के बारे में? लेखक के दादी माँ के बारे में। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से अपनी दादी माँ के विषय में बताया है कि उनकी दादी माँ कैसे थी, वो क्या काम किया करती थी, किस तरह से काम किया करती थी। तो बच्चों, आओ हम लोग कहानी को पढ़ते हैं और लेखक तथा उनकी दादी माँ के विषय में जानते हैं। बच्चों, इस पहले पैराग्राफ में लेखक ने यही बताया है कि भले ही वे अपने जीवन में बहुत बार बहुत सी कठिनाइयां देख चुके हैं, लेकिन आज भी थोड़ी सी भी कठिनाई आने पर अक्सर उनका मन दुखी हो जाता है। उनके शुभचिंतक अर्थात उनके जो दोस्त हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं और पीठ के पीछे जाकर उन्हें थोड़ी सी परेशानियों से घबराकर दुखी हो जाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। अर्थात लेखक को सांत्वना देने के लिए जो लेखक के दोस्त हैं, वो लेखक के सामने आकर उन्हें बताते हैं कि छुट्टियां आने वाली हैं, तुम इस छुट्टियों में जाकर के अपने दादी माँ से मिलाना, क्योंकि लेखक की दादी माँ बीमार हैं। लेकिन जैसे ही वो लेखक के पीछे जाते हैं, वे लेखक का मजाक उड़ाते हैं। ये कैसा व्यक्ति है, ये थोड़ी सी परेशानियों से, थोड़ा सा समाचार जान के ऐसे परेशान हो जाता है जैसे एक छोटा सा बच्चा। लेखक सोचते हैं कि इन सब बातों को वह अब कभी भी नहीं सोचेगा, क्योंकि सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मतलब अपने आप अक्सर उनकी आंखों के सामने शरद ऋतु के शीत किरणों के समान, बेटा शरद ऋतु, वो ऋतु जब सूर्य की किरणें बहुत धीमे हो जाती हैं, अर्थात धूप में उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है। इसलिए लेखक लिखता है कि शरद ऋतु की शीत किरणों के समान किसी की धुंधली छाया नाच उठती है उसके जेहन में। बच्चों, ये छाया किसकी थी? ये छाया लेखक के दादी माँ की थी, जो कि बहुत बीमार हैं। जैसे ही लेखक को थोड़ा समाचार दादी माँ की बीमारी का पता चलता है, वो परेशान हो जाता है। लेखक के दोस्त उसे सांत्वना देने के लिए आने वाली छुट्टियों में वह घर जाकर अपनी दादी माँ से मिल आए, ये सांत्वना देते हैं, ये बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लेखक के पीठ पीछे आते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। यहां पर लेखक ने, बच्चों हम लोग सेकंड पैराग्राफ में पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में लेखक ने अश्विन के महीने का वर्णन किया है। हिंदू पंचांग के हिसाब से जो अश्विन का महीना होता है, उसे क्वार का महीना कहते हैं। लेखक यहां बताते हैं कि बरसात बीतने के बाद सूरज की गर्मी बहुत तेज हो जाती है और बरसाती पानी के साथ आई हुई घासें और जड़ें सूरज की गर्मी से सड़ने लगती हैं और अनोखी गंध छोड़ते हैं। रास्तों में जो बरसात से कीचड़ भर जाता है, वो कीचड़ सूख चुका है और बरसाती पानी जगह जगह इकट्ठा हो गया है, जिस पर गांव के लड़के धमाके की आवाज के साथ कूद कूद कर नहाते हैं। आगे लेखक लिखता है कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, अर्थात ये बातें किस मौसम की हैं? बरसात के मौसम की हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेखक बताते हैं कि
इस अगले पैराग्राफ में कि आषाढ़ के मौसम में, बेटा ये आषाढ़ का मौसम कौन है? वो जून जुलाई का महीना होता है, उसे आषाढ़ का मौसम कहते हैं। तो उस समय गर्मी होती है, जिससे आम और जामुन की फसल होती है इस मौसम में। तो आम और जामुन न मिले कोई बात नहीं। अगहन मतलब मार्च शीर्ष का महीना जो होता है, उस समय चूड़ा गुड़ न मिले कोई बात नहीं। चैत्र के दिनों में गुड़ की पट्टी आप सबने जरूर खाई होगी बेटा। लेखक कहते हैं कि वो भी न मिले तो कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं, लेकिन ग्वार के महीने में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बहुत बुरा मालूम होता है। लेखक का बहुत मन होता है कि वे इस गंधपूर्ण झाग भरे पानी में नहाएं। उनका अंदर ही अंदर इस जल में नहाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन 1-2 दिन नहाने के बाद वे बीमार हो गए और उन्हें भयानक बुखार आ गया, जो कि रात के 12 बजे उतरा। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ के कदकाठी का वर्णन किया है। दादी माँ दुबली पतली थीं और अपने प्रेम से भरे शरीर पर उन्होंने सफेद धोती पहन रखी थी और उनके गीले बालों से धीरे धीरे पानी टपक रहा था। और आते ही लेखक के माथे पर और मुंह में उन्होंने कोई विभूति सी लगाई। विभूति मतलब बच्चा आप लोग देखते होंगे, आप कहीं पूजा पाठ करते हैं मंदिर में तो एक सफेद रंग का राख मिलता है, वो लोग ऐसे मानते हैं कि भगवान का उसमें आशीर्वाद रहता है कि उसको लगाने से कोई भी बीमारी दूर हो जाती है। आगे लेखक ने यह बताया है कि किस प्रकार दादी माँ लेखक का देखभाल करती थी। लेखक बताता है कि दादी माँ को बहुत सारी दवाइयों के नाम याद थे। वे गांव में सभी लोगों की सेवा किया करती थी। अगर गांव में कोई बीमार हो जाता, दादी वहां जाकर हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना और फिर तरह तरह की बीमारियों के नाम विश्वास के साथ बताती थी और हाथ छूकर देखती थी कि किसको कौन सी बीमारी है और उनको अपने अनुभव के हिसाब से बताती थी कि इस बीमारी में कौन सी दवा लेनी है, ये किस तरह से ठीक होगा और इसका उपचार किस तरह से करना चाहिए। जब गांव में महामारी और विसूचका बेटा या हैजा को कहते हैं, हैजा फैल जाता तो उन दिनों रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद वे लौंग मिश्रित गुड़ का जल, गूगल धूप जलाना, ये सब बीमारियों को दूर करने के उपाय होते हैं बेटा। ये सब काम वो खुद करती थी। साथ ही घर की साफ सफाई ना हो तो वो बहुत नाराज हो जाया करती थी। आगे लेखक कहता है वे आज भी बीमार होते हैं तो नौकर उनकी देखभाल करते हैं। महाराज यानी भोजन पकाने वाला उनके लिए खिचड़ी या साबूदाना बनाते हैं। डॉक्टर साहब आकर उन्हें दवाई देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बुखार में या बीमारी में उतना आनंद नहीं आता जितना कि पहले आता था, जब उनकी दादी माँ उनका देखभाल किया करती थी। आगे बढ़ते हैं बेटा। किसान भैया की शादी ठीक हुई। ओके, इसके बाद लेखक ने बताया है कि जब उनके भाई की शादी हुई, लेखक के भाई जिनका नाम किशन था, तब दादी माँ के उत्साह का कोई ठिकाना न था। दिन भर घर के कामों में लगी रहती। घर उन्होंने अपने सर पर उठा रखा था, अर्थात वो सारा दिन व्यस्त रहती। आस पड़ोस के लोग मिलने आते तो उनसे मिलती और यही बताती कि जब वे एक भी काम नहीं करती तो एक भी काम नहीं होता है। सभी लोग ये जानते थे कि दादी माँ से काम तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी उम्र इतनी अधिक हो चली थी, लेकिन फिर भी वो हर काम में स्वयं की उपस्थिति चाहती थी। इसलिए हर काम दादी माँ की अनुपस्थिति में होता ही नहीं था, अर्थात जब तक वो सामने ना होती कोई काम किया ही नहीं जाता था। आगे लेखक बताता है कि एक दिन दादी माँ किसी को डांट रही थी। वे रामी की चाची थी, क्योंकि उन्होंने एक बार रामी की चाची को कर्जा दिया था और वे उनसे कर्जे के पैसे सूद समेत मांग रही थी और डांटते हुए कह रही थी, मांगते समय तो पैरों पर नाक रगड़ रही थी, अर्थात बहुत मिन्नतें कर रही थी। और जब किसी ने उसे एक पाई अर्थात एक पैसा नहीं दिया तब उन्होंने ही उसकी मदद की थी और अब वापस करने में ना नुकुर कर रही है, अर्थात बहाने बना रही है। आगे जब वो पैसा मांगती हैं तो रीमा की चाची कहती है, दूंगी मालकिन, पैसा अवश्य दूंगी। अगर मैंने कर्ज लिया है तो उसे मैं
जरूर चुकाऊंगी। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुक जाती हैं, अर्थात वो उनसे विनती करती हैं, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगे तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। रामी की चाची कहती हैं कि मेरी बिटिया की शादी है, अगर आप इस समय में इस मुसीबत में मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं निस्तार अर्थात ऋण मुक्त हो जाना, कि फिर मैं कैसे ऋण मुक्त होंगी, अर्थात मैं शादी अपनी बिटिया का किस प्रकार से करूंगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूं। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ रामी की चाची को डांटते हुए कहती हैं, हट हट, मैं अभी नहाने जा रही हूं, नहा के आती हूं। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक कहता है उस समय मैं वहां उपस्थित था जब ये घटना घट रही थी, और मैंने बीच में ही बात को टालते हुए कहा, जाने दो दादी, गरीब है बेचारी, पैसा दे देगी, आखिर में जाएगी कहां। चल चल, चला है समझाने। दादी माँ लेखक को डांटते हुए कहती हैं, चलो हटो तुम यहां से, तुम चले हो मुझे समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। लेखक कहता है जब दादी ने उसे डांट लगाई तो चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, इस घटना को हुए काफी दिन बीत चुके थे, और लेखक इस घटना को एकदम भूल गया था। एक दिन रास्ते में वह कहीं से आ रहा था तो उसे रामी की चाची मिल गई। वह दादी को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही थी, कह रही थी पूतो फलो दूधो नहाओ। जब लेखक ने रामी की चाची से पूछा, जिनका नाम धन्नो था, तो वह बिहल हो गई और आत्मविभोर हो गई। आंख में आंसू लिए हुए बोली, बेटा मैं उरीन हो गई, अर्थात ऋण मुक्त हो गई। भगवान करे हमारी मालकिन अर्थात लेखक की दादी माँ कल ही आई थी, अब पीठ पीछे आकर थोड़ा सा रुपया छोड़ दिया। उन्होंने कहा तुम्हारा पीछे का रुपया पूरा जो भी पैसा था मैं उसको माफ करती हूँ। ऊपर से उन्होंने 10 रुपए और मुझे देते हुए कहा, अच्छे से अपनी बेटी की शादी करना, अगर कोई कसर रह जाए तो मुझसे जरूर बताना। 10-5 रुपए के लिए जग हंसाई ना हो, कोई तुम्हारे ऊपर हंसे ना। देवता है बेटा, देवता। रामी की चाची अर्थात धन्नो लेखक के दादी माँ को देवता का दर्जा देते हुए कहती है। लेखक कहता उस रोज तो चाची आपको बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया लेकर डांटे में ना भी तो क्या लाभ। तो रामी की चाची बताती है कि बेटा वो बड़े लोगों का काम है डांटना, अगर मुझसे गलती हुई है सामने वाले से तो डांटना, उसकी गलती का एहसास कराना, ये बड़े लोगों का फर्ज होता है। मैं मन ही मन इस तर्क पे हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक कहता है यह बात सुनकर वह मन ही मन हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। बेटा आप लोग देखे होंगे, शादी ब्याह घर में पड़ता है तो रात में सोहर गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, विवाह के गीत गाए जाते हैं, नाटक खेले जाते हैं। तो उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति, मतलब विवाह से लेकर के पुत्र की प्राप्ति तक का वर्णन किया जाता है उस गीतों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से। लेखक बीमार था, वह शादी में न जा सका, और लेखक का जो ममेरा भाई था राघव, वो भी नहीं गया। ये दोनों दालान में सो रहे थे। वह राघव बारात से लौट करके आया था और औरतों ने आपत्ति दर्ज की कि इन लोगों के सामने हम लोग नाटक कैसे खेलेंगे। दादी माँ ने उनको बिगड़ते हुए कहा, लड़के से क्या पड़ता, लड़के और वरहा का मन एक सा होता है। तो लेखक को भी वहीं पास में ही एक चारपाई मिल गई और वह चादर ओढ़कर वहीं चुपके से सो गया। लेखक सोने का नाटक कर रहा था, सोने का अभिनय कर रहा था, उसे अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। वह खुद पे काबू कर रहा था कि कहीं वो जोर से ना हंस दे और उसका भेद खुल ना जाए। पर भाभी जो कि एक अभिनय कर रही थी, उनकी बात पर अपने हंसी को रोक न सका और उसका भेद खुल गया कि वो सो नहीं रहा है, वो जग रहा है। देवी को न माने चादर खींच ली। कहो दादी यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूं। वो मजाक करते हुए बोली।
हाथापाई शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लड़ती है तू। सुबह रास्ते में देबू को वहां मिली, कल वाला बच्चा, उसे चिढ़ाने लगी कि ये कल वाला बच्चा है जो दूध के लिए रो रहा था। मैं वहां से जोर से भागा। लेखक कहता है जब मेरा मजाक उड़ाया गया तो मैं वहां से बहुत तेजी से भागा और दादी माँ के पास जाके खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं और जैसे कोई किसी को अभयदान मिल जाता है कि जैसे वो कोई बच्चा हो अपनी माँ के आंचल के पीछे जाके छिप जाता है कोई शरारत करके, तो उसी प्रकार लेखक वहां से भाग करके जाके अपने दादी माँ के पीछे खड़ा हो गया था। स्नेह और ममता की मूर्ति, यहाँ पे दादी को स्नेह और ममता की मूर्ति की संज्ञा दी गई है। एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियां का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। जब लेखक के दादा की मृत्यु हो गई तो लेखक की दादी माँ बहुत उदास रहने लगी। तब से इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से भी बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, अर्थात कम उम्र में ही वो उन्हें अकेला छोड़ के चले गए। उन्होंने आगे भेजकर उन्हें पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और डामाडोल करा दी। दादा के साथ में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं, अर्थात वो दादा की बनाई हुई थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा अर्थात पछुआ हवा चल रही थी और पाले किसी बहुत तेज ठंडी पड़ रही थी जिससे कि हड्डियां एकदम ठिठुर जा रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। लेखक कहता है इतनी ठंडी होने के बावजूद दादी माँ को मैंने भीगे हुए कपड़ों में दीपक जलाए हुए घर के काल कोठरी में एक कोने संदूक के सामने बैठे हुए देखा। उनकी स्नेह कातर आंखें मिस आंसुओं से भरी हुई, जैसे कुछ कह रही थी। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक ने धीरे से कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ ने लेखक से कहा, तू यहाँ क्या करने बैठा है। दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक ने दादी माँ से कहते हुए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप उसका उत्तर देंगी। और लेखक ने स्नेह से दादी माँ से यह प्रश्न किया, क्या है पूछ। दादी माँ ने जब ये बात सुनी कि लेखक के मुख से, तो उन्होंने कहा, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तुम रोती थी। लेखक दादी माँ से कहता, तुम अभी रो रही थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। दादी माँ ने लेखक की बात को काटते हुए कहा, पागल, तुमने अभी खाना तक नहीं खाया, चल चल खाना खाते हैं। इतना सुनकर लेखक ने दादी माँ से कहा, पहले आप अपनी धोती तो बदल लीजिए जो कि गीली हो चुकी है। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, दादी माँ ने उत्तर दिया। वे मुझे खींचते रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पे बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, वो बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वो रोने रोने से हो गए। उनको पैसे की कुछ जरूरत पड़ गई थी और उसका जुगाड़ नहीं हो पा रहा था, व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उसी बात पे वो लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। रोता क्यों है रे। दादी माँ ने जब उनको रोते हुए देखा तो उन्होंने आकर के कहा, रोता क्यों है। दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी जिंदा हूं ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमचमाती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। वो जो चमचमाती हुई चीज थी वो सोने का कंगन था, जो लेखक के दादा ने जब लेखक की दादी से शादी किया था तो उन्होंने उस कंगन को लेखक की दादी माँ को पहनाया था। उस कंगन को दिखाते हुए कहती हैं कि ये कंगन इसीलिए था कि जब कोई मुसीबत का दिन आए तो इस कंगन को बेच करके हम वो काम अपनी मुसीबत को टाल सकें।
इतना कहते हुए उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, दादी कहती है कि इस कंगन को मैंने पहना नहीं, इसे सहेज कर रख दिया था वंश की निशानी समझकर। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच, लेखक कहता है सचमुच मुझे दादी मां साफ भ्रष्ट देवी सी लगने लगी। एक लेखक यहां पे दादी मां की तुलना देवी से किया है। धुंधली छाया विलीन हो गई। लेखक जो सोच रहा था वो छाया उसकी आंखों के सामने से हट गई। दिन काफी चढ़ाया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। लेखक वो पत्र पढ़ के अपने धुंधली छाया में विलीन हो गया था, अर्थात पिछली बातों को सोचने लगा था। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों की कतारें धूमिल हो रही थी। उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में दादी मां की मृत्यु की समाचार लिखा हुआ था और लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दादी मां अब नहीं रही, वो गुजर चुकी हैं। बच्चों, ये बहुत ही अच्छी कहानी है जिसके कहानीकार शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इस कहानी में कुछ शब्दार्थ भी आए हैं जो इस प्रकार हैं: शुभ चिंतक, शुभ चाहने वाला, प्रसन्न, खुश, सूचना, जानकारी, प्रतिकूलता, विपरीत व्यवहार, बरबस, अनायास, स्वच्छ, साफ, जलाशय, तालाब, ज्वर, बुखार, किस्म, प्रकार, ओरिन, ऋण मुक्त, व्यय, खर्च, विलीन, मिल जाना। अगला पाठ 3 लेकर हम लोग जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।